सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहां पर इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर के लिए। इसके पहले मैंने ऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर सब मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया हमने। अब हम अपने ऑर्गेनिक के तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिल, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माना जाता है। और मैक्सिमम सवाल जो रहते हैं वो आपके इसी चैप्टर से बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे नेम रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे, कन्वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे। मीन्स ये चैप्टर आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप अपने CUET एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो में ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप सेट जरूर से कर लीजिए ताकि लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पार्ट 1 इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बेसिकली सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में, फिर हमें पढ़ना है कीटोन के बारे में, फिर हमें लास्ट में पढ़ना है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो बेसिकली हम लोग पहले शुरू करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ पढ़ेंगे। यानी कि पहले मेजरली आप कह सकते हैं 2 से 3 पार्ट जो रहेंगे वो आपके एल्डिहाइड कीटोन पे ही बेस्ड होने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक पे हम बाद में चलेंगे। एल्डिहाइड का बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। ये आप कुछ ऐसे लिखते हैं और अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें तो आपका एल्डिहाइड जो है वो इस तरीके से रहता है। वही अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन आपका कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म में ये आपका यहाँ पर कुछ ऐसे दिखता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, वो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका अगर हम ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आएगा कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। और सब में एक चीज़ आप ध्यान देंगे, C+O कॉमन है। और जब ऐसे कंपाउंड जिनके पास C+O यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उन कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। यानी इतना हम कह सकते हैं कि आपके एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सब के सब आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पर कहे जाते हैं। ये तीनों आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे कहे जाते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C+O ग्रुप। ओके, अब हम यहाँ चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे एल्डिहाइड का है, एमाइड का दे दिया है, अमीनो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर, ईथर, हाइड्रोक्सिल, कीटोन, फॉस्फेट, मिथिल और सल्फेड्रिल। तो ये सब तो बेसिकली आपके इस चैप्टर में सारे के सारे आपके काम के नहीं आने वाले हैं। मैं आपको रुकिए एक बार पहले करके बताता हूँ। पेन का कलर थोड़ा पहले चेंज कर लूँ। हाँ, तो देखिए आपके लिए जो मेन रहेगा वो आपका यहाँ से एल्डिहाइड रहेगा, एमाइड रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। मीन्स आप इतना समझ लीजिए सबका सब लगभग आप इंपॉर्टेंट मान ही लीजिए। सिर्फ आपका बहुत ज़्यादा काम में जो नहीं आएगा वो ये नहीं आएगा, नहीं ये आएगा, और आप कह सकते हैं ये भी इतना काम में नहीं आएगा जब आप इस चैप्टर में बात करेंगे। तो इन तीनों का नाम तो कम ही आने वाला है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो रहते हैं वो आपके लगभग हर कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। इसलिए ये इनका प्रेजेंस होना ही इनकी योग्यता को बताता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। आपके सामने यहाँ पे तो ये जो दिख रहे हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, ये तो कम है, और भी ज़्यादा यहाँ पर नेचर में होते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन जो आपके होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर वेल नोन फॉर देयर फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर। यानी कि जितने भी आप फ्रेग्रेंसेस देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जो आपके परफ्यूम्स वगैरह आते हैं, और फ्लेवर देने के लिए भी आपका ये काम में आता है, खाने की चीज़ों में या फिर नेचर की किसी भी चीज़ों में, इन सब का काम वहाँ पे आता है।
और अब हम यहाँ पे ये देखिए, ये तो आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और ये कुछ कंपाउंड्स दिख रहे हैं, एल्डिहाइड के कंपाउंड, अमाइड कहाँ पाया जाता है, अमीनो कहाँ पाया जाता है। तो अगर आप इस टेबल को भी ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी बेटर रहेगा एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो आपके सामने ये टेबल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ। तो नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ याद रखिएगा, हम नॉमेनक्लेचर में जब भी हम एल्डिहाइड का कोई भी कंपाउंड देखते हैं, एल्डिहाइड का कोई भी कंपाउंड देखते हैं, तो हम वहाँ पे लास्ट में अल लगा देते हैं। अल आपका लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एल्डिहाइड में क्या रहता है कि एल्डिहाइड में अगर आपका ये 4 कार्बन की यहाँ पे चेन है और लास्ट में मान लीजिए यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, आपका मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ, और ये एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा रब कर लूँ। ओके, हाँ, तो देख लीजिए, तो ये जो आपका एक कंपाउंड है इसे हम यहाँ पे ब्यूटेनल कहते हैं। ब्यूटेन 1 अल भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, ब्यूटेन 1 अल। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 4 कार्बन की चेन है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में आप आर ग्रुप जब लेते हैं तो आर ग्रुप आपका कितने भी कार्बन का हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में जरूर रखिए कि वहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ का प्रेजेंस होता है, यानी कि एक कार्बन वहाँ पे और होता है। जैसे कि अगर आपको आर में 5 कार्बन दे दिए तो ये नहीं होगा कि उसका नाम आप यहाँ पर पेंटेनल रख देंगे सिंपल के लिए। जैसे एग्जांपल के देखिए, मैंने आपको यहाँ दिखाया है। अब जैसे ये देखिए, ये जो आपके 3 कार्बन है, ये पूरा पूरा यहाँ पे आर ग्रुप है, ये पूरा पूरा आपका यहाँ पे आर ग्रुप है। तो इसका नाम हम लोग यहाँ से क्या ट्राई नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें ब्यूट ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, एक कार्बन यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहता है। जैसे अगर आपने 5 कार्बन की चेन यहाँ पे आर ग्रुप में लगाई, तब इसके साथ ये सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे रहेगा, तो इसका नाम पेंटेनल नहीं होगा, इसका नाम हेक्सेनल हो जाएगा। क्योंकि 5 कार्बन जो भी आपके रहेंगे वो आपके पूरे आर ग्रुप को बिलोंग करेंगे, लेकिन सी डबल बॉन्ड जो है उसमें ऑलरेडी आपका एक कार्बन और है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। ये बात आपको एल्डिहाइड में भी ध्यान देनी है और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। मैं आपको यहाँ पे पहले कुछ कंपाउंड्स दिखा देता हूँ एल्डिहाइड के, ताकि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। एल्डिहाइड के लिए सबसे पहला कंपाउंड तो आपका एक सबसे पहला सबसे प्राइमरी एल्डिहाइड जो होता है वो आपका ये होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आपका यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। इसे हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं सिर्फ यही एक कार्बन है, दोनों साइड इसके हाइड्रोजन है, तो इसका जो नाम होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अगर आप इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में आपको ये फॉर्मेल्डिहाइड ही यहाँ पे कहा जाता है। ओके, कॉमन नेम में। और कुछ कंपाउंड दिखा दूँ, जैसे एक आपका यहाँ पे होता है CH3 सी डबल बॉन्ड OH। अब इसका नाम क्या होगा? क्या होगा इसका नाम? सोचिए ज़रा, क्या होगा? तो इसका नाम आपका यहाँ पे एसीटल्डिहाइड होगा। मैं ये जो नाम आपको दिखा रहा हूँ ये आपके यहाँ पर कॉमन नेम्स हैं, ये आपके कॉमन नेम्स हैं। आपको आयुपैक नेम क्या है आपको उसका यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखना होगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो कॉमन नेम्स मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब ऐसे ही अगर हम सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे कीटोन में बात करें तो कीटोन में भी बिल्कुल आपका ऐसे ही होता है। कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O R डैश। R डैश इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 2 अलग अलग कार्बन ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सबसे बेसिक वाले लेते हैं। ओके, कीटोन में एक चीज़ याद रखिएगा, आप कभी भी फॉर्म वाला ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कीटोन में ऑलरेडी 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला कंपाउंड भी जो बनता है वो आपका यही होता है, सबसे पहले आपका यही होता है, जिसे हम यहाँ पे इथेनल कहते हैं। अरे इथेनोन आप इसे कहेंगे, या फिर इसका सबसे बेस्ट नेम जो यहाँ पे दिया जाता है उसे हम एसीटोन कहते हैं। ये आपका एसीटोन यहाँ पे कहलाता है। कीटोन में आप ओन लगाते हैं लास्ट में, सफिक्स में आप ओन लगाते हैं। जैसे एल्डिहाइड में आप लास्ट में अल लगाते हैं, आप यहाँ पे ओन लगाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो एल्डिहाइड के पास 1 कार्बन ऑलरेडी होता है, कीटोन के पास 2 कार्बन ऑलरेडी होते हैं अलग से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप ज़रूर गांठ बांध के एकदम याद रखिएगा ताकि आप इसको भूलें ना। ओके, तो और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में वैसे तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं आपको नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सफिक्स में ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं।
और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका यहाँ पे होता है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जब आपका यहाँ पे COOH ग्रुप लगा हो, ये आपका यहाँ पे बेंजोइक एसिड कहलाता है। ये इसे हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, ये आपका बेंजोइक एसिड होता है। ये पूरा पूरा आपका R ग्रुप है और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप को ही हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये आपका यहाँ से एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन में हम लास्ट में ओइक एसिड जोड़ देते हैं वहाँ से इनको हटा के, तो आपका ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स आपके होते हैं, जैसे एक कंपाउंड आपका तो यही होता है CH3COOH, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड। और भी बहुत सारे यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर्स फॉर्मूलास वगैरह होते हैं। तो जब आप अपनी NCERT में गो थ्रू करेंगे, साइड बुक्स को भी देखेंगे, अदर बुक्स को भी, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही कंपाउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बेसिक पर्सपेक्ट तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि क्या होता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी आगे की चीज़ें करनी है। ओके, आप यहाँ से नॉमेनक्लेचर देख ही चुके हैं, मैंने कॉमन नेम बता दिए हैं। आपको IUPAC नेम खुद से भी एक बार ध्यान देना चाहिए। मैंने यहाँ पे IUPAC नाम लिखा हुआ है, अगर आपकी नज़रें तेज होंगी तो आप पहचान जाएंगे मैंने IUPAC नेम कहाँ लिखा हुआ है इस पेज में। ओके, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो याद रखिए कार्बोनिल कार्बन आइटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है जब भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाता है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 की हो जाती है, एक p ऑर्बिटल जो रहता है वहाँ से कम हो जाता है। अब क्योंकि एक s है और 2 p है तो ये आपका यहाँ से 3 बॉन्ड बनाएगा, और जो 3 बॉन्ड बनेंगे वो आपके यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। समझे कि नहीं बताइए। और अगर यहीं पे अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तब आपका ये sp हो जाता है, तब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और कम हो जाते हैं, तो पाई बॉन्ड की वहाँ प्रेजेंस होगी। अब क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो पाई बॉन्ड भी यहाँ पे एक आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द p ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन बाय ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल ऑफ एन ऑक्सीजन। यानी कि जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो p ऑर्बिटल में रह जाता है हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे रिड्यूस होने की वजह से, तो वो वहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ। ये जो आपका ऑक्सीजन रहता है इस ऑक्सीजन के साथ ये एक पाई बॉन्ड बना लेता है, और वो पाई बॉन्ड जो बनाता है ये बनाता है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के चलते। मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपका है और जो p ऑर्बिटल का ऑक्सीजन है उसके साथ ये ओवरलैपिंग करके वहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल लगभग आपका 120 डिग्रीज का होता है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि कुछ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जैसा इसका ये स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ पे बनता है। ओके, आप NCERT में देखेंगे तो आपको वहाँ पे आराम से दिख जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन जाता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, इमेज मैंने इंसर्ट की हुई है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, देख सकते हैं आप p ऑर्बिटल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये sp2 कार्बन यहाँ पे है डबल बॉन्ड होने की वजह से। अब यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और यहाँ पे एक आपका पाई बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड डिनोट कर रहा है, ये आपका यहाँ पे पाई बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है। बाकी स्ट्रक्चर देख के आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और अच्छे से समझना है तो आप अपने बुक्स को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको और बेटर भी यहाँ से पता चल सकता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात होती है वो कुछ इस तरीके से ही आपका बनता है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। ओके, हम यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग अब चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे, एल्डिहाइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला तो होता है यहाँ से आप सभी ने पढ़ा होगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मैंने एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाए थे एल्कोहल के। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब भी 1 डिग्री एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको वहाँ से एल्डिहाइड मिलता है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट रिएजेंट बताया था, PCC बताया था, फिर साथ में CrO3 को ही बताया था। तो ऐसे ही कंपाउंड्स के चलते हम जब अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल का, तो हमें यहाँ से एल्डिहाइड मिल जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हमने ऑक्सीडेशन किया इसका तो हमें एल्डिहाइड मिल गया। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ से वाटर को ये तुरंत रिलीज़ किया, फिर एक एल्डिहाइड हाइड्रेट यहाँ पे बनाया और तुरंत फट से यहाँ पे ये वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। तो ये दिक्कत होती है जब हम इसको CrO3 के साथ ट्रीट करते हैं तब। या नॉर्मल एक और कंपाउंड आपका आता है, नाम मुझे एग्जैक्ट उसमें मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मीन्स PCC के अलावा आप किसी भी और रिएजेंट के साथ अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का
केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तब आपको एल्डिहाइड तो मिल जाता है, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पीसीसी आपका एक ऐसा रिएजेंट है जिससे हम आराम से एल्डिहाइड बना सकते हैं और फिर वो फर्दर किसी भी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पीसीसी बेस्ट रिएजेंट होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की वजह से हमें एक एल्डिहाइड देखने को मिलता है। ये इसका सबसे पहला मेथड होता है प्रिपरेशन का। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स की। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल में आपने याद कीजिए यहाँ पे भी प्राइमरी अल्कोहल ही आपका होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल, एक मिनट पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए यार, बहुत देर से रेड से लिख रहा हूँ, थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ देखिए, तो प्राइमरी अल्कोहल ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इस पे जब आप याद कीजिए, जब आप कॉपर 573 केल्विन डालते थे, कॉपर पाउडर 573 केल्विन टेम्परेचर पे या 300 डिग्री सेल्सियस पे, तब आपको यहाँ से 1 डिग्री एल्डिहाइड मिल जाता था। यहाँ से आपको एल्डिहाइड मिल जाता था, 1 डिग्री नहीं होगा ये, एल्डिहाइड आपको यहाँ से मिल जाता था। तो प्राइमरी अल्कोहल की जब ट्रीटमेंट होती थी आपके कॉपर पाउडर और 573 केल्विन पे, तब आपको वहाँ से एक एल्डिहाइड देखने को मिल जाता था, ये होता है इसका डिहाइड्रोजनेशन। अब तीसरा मेथड होता है आपका ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। यानी ये देखिए, ये आपकी एक एल्कीन है। यहाँ से ज़रा पेन का कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपका यहाँ पे एक एल्कीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो देखिए, ये आपका एक एल्कीन है। एल्कीन के ऊपर जब हम उसका ओजोनोलाइसिस करते हैं, यानी ये आपका O3 जो रहता है, इसको हम ओजोन कहते हैं। तो यानी जब आप ओजोन डालते हैं किसी भी एक एल्कीन के ऊपर, जब आप ओजोन के प्रेजेंस में जब आप जिंक और वाटर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तब आपको एक यहाँ से, ये आपका आर ग्रुप होगा, तब हमें यहाँ से एक एल्डिहाइड देखने को मिलता है। ये आपका एक एल्डिहाइड है, आपको यहाँ से एक एल्डिहाइड देखने को मिल जाता है। लेकिन ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स की एक और खासियत होती है कि एल्डिहाइड तो देता है, लेकिन साथ में आपको ये कीटोन भी एक देता है। ये आपका एक कीटोन है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपका और कुछ नहीं बल्कि एक कीटोन है। अगर यहाँ पे दोनों आर ग्रुप यहाँ पे होंगे तो ये आपका एक कीटोन बन गया। ये आपका कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन, तो इनका स्ट्रक्चर तो बन ही गया। तो ये आपका एक एल्डिहाइड प्लस कीटोन दोनों दे देता है जब आप एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो आपको कीटोन का तो यहीं से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता चल गया। बाकी ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन से भी हम कीटोन यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद अभी हम पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कीटोन के बारे में आराम से करेंगे। ओके, अब आता है आपका यहाँ पे चौथा मेथड होता है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ये जो मेथड रहता है इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में तो डीपली देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको अदर वेरियस साइड बुक्स को यहाँ पे फॉलो करना होगा और लेक्चर्स वगैरह भी अटेंड कीजिए। या सामने आपको दिख ही रहा है कि कैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं फ़ायदा होता है कि ये आपको एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी दे देता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ से आपको एल्काइंस का हाइड्रेशन करने पे आपको एल्डिहाइड भी मिलता है और कीटोन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक आपका एल्काइन है, एसाइटिलाइन इसका नाम यहाँ पे है। इसकी ट्रीटमेंट जब H+ के प्रेजेंस में, H+ यानी कि आपका एक एसिड H2SO4 और Hg2SO4 के साथ ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, तो आपको मिलता है। तो एसिड आपका H2SO4 हो ही सकता है, H2SO4 तो आपका एक एसिड ही है, बिल्कुल है भाई। तो एसिड और Hg2+, ये आपका HgSO4 को यहाँ से डिनोट कर रहा है। तो इनके साथ जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तब आपको यहाँ से सबसे पहले तो आपको एक अल्कोहल मिलेगा, इनॉल मिलता है, इनॉल अल्कोहल नहीं, इनॉल मिलेगा, एक इनॉल मिलेगा। फिर आपको ये यहाँ से देख सकते हैं आपको एक एसिटल्डिहाइड यहाँ पे दे दिया है। ये आपका एक एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये एक एसिटल्डिहाइड है, इसे हम एसिटल्डिहाइड यहाँ पे कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो एल्काइंस के हाइड्रेशन की मदद से भी हम एल्डिहाइड को यहाँ पे पा सकते हैं। लेकिन एक इसका यहाँ पे साइड इफेक्ट ये होता है कि मेजॉरिटी केसेस में, यानी मैक्सिमम केसेस में आपको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस करने पे आपको कीटोन ही मिलता है, मैक्सिमम केसेस में, याद रखिएगा। एल्डिहाइड ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाए, बहुत कम चांस रहते हैं कि आपको एल्डिहाइड वहाँ से मिले एल्काइंस के हाइड्रेशन करने पे, आपको मेजरली कीटोन ही मिलता है। तो आप ये ऊपर देख सकते हैं, ये आपकी एक कीटोन की ही प्रिपरेशन यहाँ पे दी हुई है। एक एल्काइन आपका है, यहाँ पे एसिड और Hg2+ आयंस के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया गया, फिर आपको एक इनॉल मिला है यहाँ से, और फिर यहाँ से आपको एक कीटोन देखने को मिल गया, ये आपका एक कीटोन है। तो कीटोन की भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको यहीं से दिख जाती है।
अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अब रिएक्शंस की जो कि आपके बहुत ही फेमस नेम रिएक्शंस भी होंगे, और साथ में इन रिएक्शंस की वजह से हमें अब कीटोन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एल्डिहाइड ही देखने को मिलेगा। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला होता है यहाँ पे फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। इसका एक बहुत ही फेमस नाम है रोजनमंड्स रिडक्शन। ये आपका एक नेम रिएक्शन है, एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन यहाँ पे है, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं और ज़रूर ही आएंगे। मैं आपको बोलता हूँ इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आना है, इस नेम रिएक्शन सवाल तो आना ही आना है। ओके, तो रोजनमंड्स रिडक्शन में क्या रहता है कि आप एक एसाइल क्लोराइड लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया एक यहाँ पे आपका एक एसाइल क्लोराइड। अब क्या होगा, इसकी ट्रीटमेंट हम कराते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, और आप कैटलिस्ट लेते हैं यहाँ पे पैलेडियम, और एक आप यहाँ पे कंपाउंड लेते हैं बेरियम सल्फेट का, यानी H2PD और BaSO4 के प्रेजेंस में जब आप एसाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं तब जाके आपको एक यहाँ से एल्डिहाइड देखने को मिलता है। यहाँ से आपको एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा, ये आपका एक एल्डिहाइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसाइल क्लोराइड से हमें एल्डिहाइड देखने को मिलता है, और ये बात यहाँ पे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्रूवन ही है। तो आप जब भी एसाइल क्लोराइड पे हाइड्रोजन डालेंगे और पैलेडियम डालेंगे और बेरियम सल्फेट, जब इन तीनों चीज़ों को आप जब एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको एक एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है यहाँ पे सबसे पहला नेम रिएक्शन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का। ओके, अब अगला होता है यहाँ पे नाइट्राइल्स और ईस्टर्स से हम कैसे बनाते हैं। अब एक आपके यहाँ पे होता है नाइट्राइल्स और एस्टर्स से बनाने का यहाँ पे तरीका। तो देखिए, नाइट्राइल्स और एस्टर्स से हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, आप जानते हो नाइट्राइल आपका क्या होता है। नाइट्राइल आपका कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल होता है। ये आपका एक यहाँ पे नाइट्राइल है। अब नाइट्राइल में क्या करते हैं, हम इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं जब स्टेनस क्लोराइड के साथ SnCl2 आपका होता है, और साथ में हम लेते हैं एक एसिड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम नाइट्राइल का ट्रीटमेंट इनके साथ करते हैं SnCl2 और HCl के साथ, तब हमें सबसे पहले एक इमीन देखने को मिलता है, एक इमीन देखने को मिलता है, आपका एक इमीन देखने को मिलता है। ये आपका एक इमीन होता है, जिसे हम इमीन कहते हैं, नाम लिख लीजिए, इमीन, इमीन। और फिर इस इमीन को जब हम ट्रीट करते हैं एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ, तब हमें यहाँ पे रिड्यूस होके एल्डिहाइड मिल जाता है, यानी यहाँ से अब हमें एक और एल्डिहाइड देखने को मिल गया। तो नाइट्राइल से हम लोग इस तरीके से हम यहाँ पर एक एल्डिहाइड बना सकते हैं, और जब हम नाइट्राइल पे SnCl2 और HCl डालते हैं तब इस तरीके का जो यहाँ पे रिएक्शन होता है इसे हम यहाँ पे स्टीफेंस रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टीफेन साहब ने ये रिएक्शन किया था, इसलिए उनके नाम पे ही इस रिएक्शन का नाम पड़ गया, तो इसे हम स्टीफेंस रिएक्शन कहते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाइट्राइल पे SnCl2 HCl डाला, फिर उसको फर्दर एसिडिफाई किया, तब जाके हमें यहाँ से एक एल्डिहाइड देखने को मिल गया। तो उनका ये रिएक्शन बहुत फेमस हो गया, तो उनके नाम पे रिएक्शन दे दिया गया। तो ऑब्वियस है भाई, जिसने जो नया रिएक्शन किया उसके नाम पे वो रिएक्शन हो गया। तो स्टीफन ने किया तो स्टीफेंस रिएक्शन हो गया। लेकिन नाइट्राइल्स में यहाँ बात खत्म नहीं होती है। नाइट्राइल्स में एक और केस होता है। यहाँ पे नाइट्राइल से आप लेते हैं, अगर इस नाइट्राइल्स पे हम एक और कंपाउंड डालते हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड मिल जाता है। अब वो क्या होता है, यहाँ पे आप डालते हैं डाइबल H। डाइबल H का नाम आप लोगों में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। इसका पूरा नाम होता है डाई आइजोब्यूटाइरिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऐसे ही शायद कुछ नाम होता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसा ही कुछ इसका नाम होता है, हाँ, डाई आइजोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये इसका यहाँ पे डाइबल H का नाम होता है। तो डाइबल H के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं और यहाँ पे एसिडिफाई भी यहीं पे अगर हम साथ में करवा लें, ये दोनों काम जब एक साथ यहाँ पे होता है तो हमें यहाँ से भी रिड्यूस होके एक एल्डिहाइड मिल जाता है। ये भी आपका एक एल्डिहाइड दे देता है। तो नाइट्राइल से दो तरीके की ट्रीटमेंट होती है। नाइट्राइल से हम दो तरीके से एल्डिहाइड को पा सकते हैं। बस यहाँ पे क्या रहता है, बस आपके रिएक्ट करने वाले कंपाउंड्स यहाँ पे अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टीफेंस रिएक्शन नाइट्राइल्स के साथ ट्रीटमेंट पे होता है, और जब कंपाउंड SnCl2 और HCl होता है तब फर्दर एसिडिफिकेशन पे जब हमें एल्डिहाइड मिलता है तब उस रिएक्शन को ही हम वहाँ पे स्टीफेंस रिएक्शन कहते हैं। अगर डाइबल H डाल के किया गया तो वो स्टीफेन रिएक्शन आपका नहीं होता है। डाइबल H डालने पे नाइट्राइल पे वो आपका स्टीफेन रिएक्शन नहीं कहलाता है। इस बात को आप यहाँ पे ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। SnCl2 HCl के साथ करेंगे तभी वो आपको वहाँ पे आपका स्टीफेन रिएक्शन कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक और यहाँ पे बात होती है एस्टर्स, वहाँ पे लिखा होता है, हम एस्टर्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो अब एस्टर्स से हम कैसे बनाते हैं।
एस्टर्स में भी कुछ नहीं होता है आपका। आप ये देखिए, आपका एस्टर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल होता है। अब एस्टर्स पे भी अगर आप डाइबल एस डाल देंगे, यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको भी फर्दर अगर हम लोग एसिडिफाई कर दें, तब यहाँ से भी हमें हमारा एल्डिहाइड देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम एस्टर से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये आपका बहुत ही सिंपल वैसे प्रिपरेशन होता है, एग्जाम में जल्दी पूछता नहीं है। अब जो सातवां यहाँ पे है, सातवां मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सोच लीजिए कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है आपके एल्डिहाइड बनाने के, याद रखिएगा। तो ये सातवां मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है बाय द यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, और ये भी एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, जिसका नाम हम देते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन आपका एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारा कंपाउंड CrO2Cl2। ये आपका यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड होता है। इसकी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं टोलुइन के साथ। टोलुइन पे जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तब हमें यहाँ से हमारा एल्डिहाइड देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाउलिन ही ले लिया, टाउलिन पे ट्रीटमेंट होती है इसकी। ये आपका टाउलिन होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब मैथिल ग्रुप लगाओ तो उसे मैथिल बेंजीन या टाउलिन भी कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जब हम करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, यहाँ पे हम एक हमारा लेते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ये हमारा रिएक्शन को फास्ट करता है। तब इसके बाद हमें मिलता है यहाँ से एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। आपको यहाँ से एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। एक मिनट, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ OCr। एक बार मैं यहाँ पे ज़रा नाम देख लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कभी कभी। HCl2 और ये CH आपका यहाँ पे होता है। तो ये जो होता है ये आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है। ये यहाँ पे आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है, इसे हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कहते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। जब आप टाउलिन को क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब आपको सबसे पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। फिर जब हम इसको फर्दर एसिडिफाई कर देते हैं H+H2O के साथ, तब जाके हमें यहाँ से हमारा एल्डिहाइड देखने को मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने टाउलिन यूज़ किया है तो हमें यहाँ से कुछ बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, और इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे एक एल्डिहाइड यहाँ पे बना सकते हैं। इससे बेसिकली हम एराइल एल्डिहाइड बनाना ही प्रेफर करते हैं। अब अगला यहाँ पे होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्रोमिक एसिड के साथ। क्रोमिक एसिड का मतलब कि CrO3, जो कि आपका जोन्स रिएजेंट होता है। इसके साथ भी हम यहाँ पे एल्डिहाइड अपना बना सकते हैं। यहाँ से फिर हम अपना एल्डिहाइड बना सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वही सेम काम करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिकली यहाँ पे आपका टाउलिन ही देता हूँ। अब इसकी ट्रीटमेंट कराता हूँ CrO3 के साथ। CrO3 के साथ हमारी यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी। अब यहाँ पे बस क्या रहता है कि यहाँ पे आप देते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन से लेके 283 केल्विन तक का आप यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, और यहाँ पे आप यूज़ करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे हम एसिटिक एनहाइड्राइड को यहाँ पे यूज़ करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, CH3CO2O, कुछ ऐसा। इसको आप जब खोल के बनाएंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ इस तरीके से ही आपका दिखता है। ओके, फिर हम जब इसके साथ ये ट्रीटमेंट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजीन रिंग के ऊपर फिर से क्या मिलेगा, OCH के साथ हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर OCO-CH3 यहाँ से हमें मिल जाएगा होल्ड वाइज। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि आपको यही सेम चीज़ यहाँ देखने को मिली, बस आपका एक ऑक्सीजन बस यहाँ से खुल गया है, CO2 और CH3। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल गया है, बस कुछ नहीं हुआ है, बस आपका यहाँ से H2O यहाँ से उड़ा है। अब यहाँ पे इसको एसिडिफाई कर दीजिए H+ के प्रेजेंस में, H2O यहाँ से चला जाएगा। ये देखिए जो मैंने पीछे H2O यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब यहाँ से एलिमिनेट हुआ है इसी टाइम पे जब ये कॉम्प्लेक्स वगैरह यहाँ पे बना है, तो याद रखिएगा। तो अब यहाँ से ये गया। अब यहाँ पे ये H+ हम डालेंगे, एसिडिफाई करेंगे तो हमें यहाँ से सिंपल वापस से बेंजल्डिहाइड यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसके साथ एक साइड प्रोडक्ट निकलता है, एक साइड प्रोडक्ट बन के निकलता है। वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा कि साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है। बहुत इंटरेस्टिंग साइड प्रोडक्ट वो होता है, आप ट्राई करके खुद से ज़रूर देखिएगा और यहाँ पे मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं या कुछ भी नॉलेज यहाँ से ले रहे हैं। तो कुछ साइड प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है, वो क्या निकलता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें इस वाले में भी और इटार्ड रिएक्शन में भी निकलता है, बताइएगा मुझे। ओके,
अब यहाँ पे जो अगला मेथड होता है वो होता है बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, नौवां मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से टोलुइन ही ले लेते हैं अपने बेसिक के लिए। अब साइड चेन क्लोरिनेशन में हम रिएक्शन करवाते हैं इसका क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरिनेशन है तो यहाँ पे क्लोरिनेशन के लिए हम क्लोरीन लेते हैं और यहाँ पे HNu यानी कि यूवी लाइट की प्रेजेंस यहाँ पे लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पे खुद एक बार थोड़ा सा कंफर्म हो लूँ, मेरे को भी थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो बनाना भूल गया था वो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको हम हीट करते हैं, हीट करना यहाँ पे ज़रूरी है, हीट करिएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, जब आप ये काम करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ पे CHCl2 बन जाएगा, जिसे हम बेंजल क्लोराइड कहते हैं। इसका नाम बेंजल क्लोराइड होता है, बेंजल क्लोराइड इसका यहाँ पे नाम होता है। नाम भी याद रखिएगा, नाम भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। Cl2 जाके आपका यहाँ पे जुड़ गया, H2 यहाँ से आपका निकला है ऑक्सीजन के साथ, तो बेंजल क्लोराइड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हम एसिडिफाई उसको फर्दर कर देंगे, H2O यहाँ से आपका जाएगा। और यहाँ पे आप टेम्परेचर दे लीजिएगा, टेम्परेचर यहाँ पे आप 373 केल्विन का रखते हैं या 100 डिग्री सेल्सियस का आपको यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके आपका ये रिड्यूस होके आपको फिर से एक एल्डिहाइड यानी कि यहाँ पे बेंजल डिहाइड यहाँ पे दे देगा। तो ये कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पे साइड चेन क्लोरिनेशन का प्रोसेस होता है या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है एल्डिहाइड बनाने का। अब यहाँ पे 10वां मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है आपका यहाँ पे गेटरमैन-कोच रिएक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल बस एक बेंजीन को उठाते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं CO प्लस HCl के साथ, CO प्लस HCl के साथ। और यहाँ पे हम बस एक लेते हैं यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे हम और लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, हम इसको यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तब जाके हमें यहाँ से हमारा एक कंपाउंड देखने को मिलता है। ये क्या बनता है आप बताइए, क्या बनता है? आई थिंक आपने सोच लिया होगा, ये आपका यहाँ से और कुछ नहीं बल्कि बेंजल्डिहाइड ही बनता है। ये भी आपका एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन यहाँ पे है, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। कंफ्यूज मत होइएगा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में हमने गेटरमैन रिएक्शन पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था हेलो एरीन की प्रिपरेशन का। लेकिन यहाँ पे जो हम गेटरमैन रिएक्शन पढ़ा ये गेटरमैन-कोच रिएक्शन है। तो गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन-कोच रिएक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। गेटरमैन रिएक्शन से हमें हेलो एरीन मिलता है, गेटरमैन-कोच रिएक्शन से हमें एक एल्डिहाइड देखने को मिलता है, यानी कि बेंजल्डिहाइड हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में ये कंफ्यूजन के लिए देता है एग्जाम में, और जिन्हें यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता रहता है वो गलती करके आते हैं। तो आप यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, आप बुक्स को भी देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे सब पता चल जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका यहाँ पे गेटरमैन-कोच रिएक्शन। और यहाँ पे आई थिंक ये शायद लास्ट नेम रिएक्शन था। हाँ, तो आपके एल्डिहाइड में 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से, फिर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल से, फिर एल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस से, फिर अल्काइंस का हाइड्रेशन से, फिर रोजनमंड रिडक्शन, नाइट्राइल से, एस्टर्स से, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एटार्ड रिएक्शन से देखने को मिला। फिर हमने यहाँ पे क्रोमिक एसिड का यूज़ किया, साइड चेन क्लोरिनेशन किया, गेटरमैन-कोच रिएक्शन किया। अब हम यहाँ बात करेंगे कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो कि हमारे इस वीडियो का आज का शायद लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में आपको बहुत कुछ नहीं करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में मीन्स यहाँ पे आप सेकेंडरी अल्कोहल का यूज़ करते हैं। अगर आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की बातें याद होंगी, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल जब आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप डालते हैं इसके ऊपर जोन्स रिएजेंट CrO3 क्रोमिक एसिड, आप डालते हैं तो आपको यहाँ से कीटोन देखने को मिल जाता है। अब एग्जाम्पल के आप यहाँ पे खुद बना के देख सकते हैं। फिर अगला यहाँ पे आपका होता है यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी आपका सेम वही काम होने वाला है। यहाँ पे भी आप 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे एक 2 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा, इसके ऊपर हम डालेंगे यहाँ पे कॉपर पाउडर और टेम्परेचर दे देंगे यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस का। कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका 573 केल्विन का ही टेम्परेचर है और कुछ नहीं। फिर यहाँ से आपको एक कीटोन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन जो रहता है ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल पर डिपेंड करता है, जो हमें रिस्पेक्टिवली एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पे आपको देता है। प्राइमरी से एल्डिहाइड और सेकेंडरी से कीटोन। ओके, अब तीसरा चौथा आपका वही सेम है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि यहाँ से देखिए आपको एक एल्डिहाइड मिल गया है। जब आपने एल्कीन को ट्रीट किया है ओजोन के साथ और जिंक और वाटर के साथ, तो आपको एक एल्डिहाइड मिला है, फिर आपको यहाँ से एक कीटोन मिला है।
तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कीटोन का भी ये प्रिपरेशन है और एल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन यहाँ पे। वही सेम काम आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में भी है। एल्काइन को ट्रीट किया गया है एसिड के प्रेजेंस में HCSO4 के साथ, फिर इनॉल मिला है आपको एक, और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक कीटोन देखने को मिल गया है। तो ये भी आपका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस या एल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस दोनों से आपको एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी रिस्पेक्टिवली मिलता है। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे एसाइल क्लोराइड से। जैसे हमने बात किया था कि जब हमें एसाइल क्लोराइड के साथ जब हम एल्डिहाइड पाते हैं तब हम वहाँ पे उसे रोजनमन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम एसाइल क्लोराइड से कीटोन बनाने की तरफ जाते हैं तब वहाँ पे रोजनमन रिएक्शन वो नहीं कहलाता है, वो कीटोन की बस एक प्रिपरेशन कहलाती है। तो अब यहाँ पे भी क्या होता है, आप एक एसाइल क्लोराइड जो आप लेंगे तो एसाइल क्लोराइड में यहाँ पर आप इसको रिएक्ट करवाते हैं एक डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। याद रखिएगा, ये आप यहाँ पे 2RCOCl लेते हैं, यानी कि 2 आप यहाँ पे एसाइल क्लोराइड लेते हैं और डाई एल्काइल कैडमियम के साथ जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तब हमें यहाँ से हमारा कीटोन देखने को मिलता है। ये हमारा कीटोन यहाँ पे बन के आता है, इसे हम यहाँ पे कीटोन कहते हैं। और साइड प्रोडक्ट इसके साथ निकलता है CdCl2, इसे हम कैडमियम क्लोराइड यहाँ पे कहते हैं। तो ये कभी कभी साइड प्रोडक्ट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। और वैसे तो आजकल NTA इतना चालाक हो गया है कि छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे स्किप करते हैं, वो जानता है कि बच्चे स्किप करेंगे इस टॉपिक को, वहीं से सवाल दे देते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट आपको कैडमियम क्लोराइड यहाँ पे मिलेगा। और एक चीज़ और, मैं देखिए जितने भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आप जब तक उसको खुद से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको वो टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं ये तो नहीं देख रहा हूँ कि आप लोग को वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे मैं अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए, लेकिन आप अगर बताएंगे खुद से तो मेरे लिए भी और अच्छा रहेगा, ताकि अगर कोई चेंजेस वगैरह मुझे और करनी चाहिए अपने पढ़ाने में तो वो भी मैं यहाँ पे कर लूँगा। आप मुझे कन्फर्म बताएंगे कमेंट करके या किसी तब मुझे यहाँ पे पता चलेगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कोई। अब छठा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है नाइट्राइल से। अब नाइट्राइल्स में जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया एक नाइट्राइल ले लिया, ओके। अब इस नाइट्राइल्स पे तो देखिए नाइट्राइल्स के साथ अब यहाँ पे कैसे कीटोन को बनाया जाता है। तो नाइट्राइल्स पे हम ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे हमारा RMGX का, यानी कि ये क्या होता है आपका, क्या होता है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो जब हम नाइट्राइल्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं और यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट अपना लेते हैं, ईथर हम एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, तब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलता है RC डबल बॉन्ड के साथ। आपको यहाँ पे एक NMgBr यहाँ पे आपको मिलता है। ये N क्या है, ये नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ आपको NMgBr ऐसा कुछ कंपाउंड आपको मिलता है। और इसके साथ एक और चीज़ आपकी जुड़ी रहती है, वो आपका यहाँ पे एक R ग्रुप रहता है। तो इस तरीके का हमें कुछ स्ट्रक्चर पहले देखने को मिलता है। फिर जब हम इसको फर्दर एसिडिफाई कर देते हैं, एसिडिफाई करते हैं ना, हाँ एसिडिफाई कर देते हैं, तब जाके हमें यहाँ से हमारा कीटोन देखने को मिल जाता है, हमारा एक कीटोन देखने को मिल जाता है। अब एकदम एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पे R को यूज़ करके किया है, तो मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड यहाँ पे बना के आपको दे दिया है। ये आपका कीटोन यहाँ पे है। अब आप इसमें कार्बन की चेन्स लगा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको एक बेसिक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बता दी है कि आपको कैसे करना है, ओके। बाकी काम आप अगर खुद से करेंगे तो आपके लिए और बढ़िया है, ओके। नहीं तो अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसका सातवां मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है बेंजीन से, यानी कि अब हम यहाँ पे बेंजीन से बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है। यहाँ पे आप एक बेंजीन लेते हैं, बेंजीन तो आपको बेसिकली बनाने आती ही होगी, बेंजीन आ गई। अब बेंजीन पे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पर एक RCOCl के साथ, RCOCl, ओके। यानी कि क्या है आपका, ये एक एसाइल क्लोराइड है। यानी बेंजीन पे जब आप एसाइल क्लोराइड यहाँ पे डालते हैं और साथ में आप इसको यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको यहाँ से एक कीटोन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको एक कीटोन देखने को मिल जाता है, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ आप एक R ग्रुप ले लेते हैं। अभी R ग्रुप में आपका बेंजीन भी हो सकता है या कोई और फर्दर R ग्रुप भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप ये कौन सा R ले रहे हैं। आप यहाँ पे CH3 ले रहे हैं या C6H5 ले रहे हैं या आप कोई भी और कंपाउंड ले रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो वैसा वही R आपका जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, ओके। तो आई थिंक आपको इतनी बातें तो यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। और ये जो है ये आपका
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कहलाता है, अगर ध्यान से आप कहें तो ये आपका एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सेम यही कंपाउंड्स आपके यूज़ होते हैं। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही है, बल्कि अगर आप एक ध्यान से देखेंगे तो एसाइल क्लोराइड का यूज़ हुआ है, एनहाइड्रस Al एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, अब बेंजीन के साथ ट्रीटमेंट कराया गया, फिर हमें करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऐसे देखने को मिला है। तो ये होता है आपका यहाँ पर 7वां मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेंजीन से हम कैसे एक कीटोन बनाते हैं। तो आई थिंक अब आपका यहाँ पे सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो चुके हैं। तो याद देखिए 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने कीटोन में पढ़े हैं यहाँ पर, और 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने यहाँ पर एल्डिहाइड में पढ़े हैं, जिसमें से आप ये यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन एंड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्केन, ये 4 ऐसे हैं जो दोनों एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाते हैं। बस आपके यहाँ से रोजनमन रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन, एस्टर ट्रीटमेंट, इटार्ड रिएक्शन, क्रोमिक एसिड, साइचेन क्लोरिनेशन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये आपके एल्डिहाइड के होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे एसाइल क्लोराइड को डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, फिर नाइट्राइल्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करने पे हमें यहाँ से कीटोन मिलता है। तो बस यही यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। 4 रिएक्शन आपके सेम है दोनों के एल्डिहाइड कीटोन के, बाकी आपके रिएक्शन यहाँ पे अलग हैं, एल्डिहाइड अलग देते हैं, कीटोन अलग बनाते हैं। ओके, तो अब इस वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, अपने डाउट्स भी देना वहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करो ताकि लगातार अपडेट्स मिलती रहें और नॉलेज तुम्हारी गेन होती रहे, बढ़ती रहे, और क्या चाहिए। तो इसी के साथ अब इस वीडियो से हम यहाँ पे विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर हम इसी चैप्टर के लेक्चर 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर।